कनेक्टेड होके अप्लाई होता है। बिगिन करते हैं सेक्शन 3 से, जो इसका पहला सेक्शन है। सब सेक्शन 1 और सेक्शन 3 हम आज पढ़ रहे हैं कि ड्यूटीज आपके सामने डिस्प्ले हो गई हैं। ये कहता है कि ड्यूटीज जो स्पेसिफाइड हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी लेविड, ये लॉ बिगिन ऐसा करता है कि ड्यूटीज जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड हैं उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। किस तरह एप्लीकेबल होगी? देयर शैल बी लेविड, लेविड लेवी किया जाएगा, आप इसे लेवी समझ लें। और ये लेवी होगा, एक लेवी मतलब आपने इस पे इम्पोज कर दिया है, इसे इम्पोज कर दिया है, और इस लेवी को आपने क्या करना है? कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि ड्यूटी स्पेसिफाइड जो भी है फर्स्ट शेड्यूल में वो लेविड होंगी, वो लेवी की जाएंगी, वो कलेक्ट होंगी। और वो किस तरीके से होंगी? देयर शैल बी लेविड, एक लेवी की जाएगी, एंड कलेक्टेड, कलेक्ट की जाएगी, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। ठीक है, एक मैनर जो है गवर्नमेंट उसे प्रेस्क्राइब करेगी। क्या प्रेस्क्राइब करेगी? ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन किस चीज पे? गुड्स पे, वो जो प्रोड्यूस हुए हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं। अच्छा, ये अटेंडी मुझसे पूछ रहे हैं लेवी को एक्सप्लेन कर दें। लेवी इज नथिंग बट अ चार्ज। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई चार्ज या कोई अमाउंट, किसी एक फिक्स्ड अमाउंट आप किसी चीज के ऊपर चार्ज करते हैं। लेवी इज नथिंग बट अ चार्ज, एक एक्स्ट्रा अमाउंट या कोई भी अमाउंट जो भी है आप टैक्स की या ड्यूटी की, इसे ड्यूटी कहा जा रहा है, इट्स नॉट अ टैक्स, एक एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप चार्ज कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा चार्ज को आप लेवी कहते हैं। ठीक है, देयर शैल बी लेविड, लेविड को आप समझें चार्ज, देयर शैल बी लेविड एंड लेविड और चार्ज एंड कलेक्टेड, कलेक्ट किया जाएगा, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कोई भी प्रेस्क्राइब कर सकती है गवर्नमेंट, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज की ड्यूटीज ऑन गुड्स, उनसे गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं और मैन्युफैक्चर हुए हैं पाकिस्तान में, या इंपोर्टेड, पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए हैं, प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन द नॉन टैरिफ एरियाज एंड आर ब्रॉट टू द टैरिफ एरियाज फॉर सेल और कंजम्पशन देयर इन। मतलब ये ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एप्लीकेबल होंगी उन गुड्स पे जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुए हैं या बनाए गए हैं, इंपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में, या ये वो गुड्स हैं जो नॉन टैरिफ एरियाज में मैन्युफैक्चर हुए हैं और इनको लेके आया गया है टैरिफ एरियाज में फॉर सेल और कंजम्पशन। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि ये नॉन टैरिफ एरियाज कौन से हैं। तो मैं कल आपको शायद बता चुका हूं कि नॉन टैरिफ एरियाज वो एरियाज हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर के, और कुछ नॉर्दर्न एरियाज और कुछ ऐसे एरियाज जहां फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरियाज जहां फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, अगर कोई गुड्स बनते हैं और वो पाकिस्तान के उन एरियाज में आते हैं जिन्हें टैरिफ एरियाज कहा जाता है, तो उस जो है सेल और कंजम्पशन के ऊपर भी एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। ठीक, आई होप आप इसे समझे होंगे। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, सॉरी, कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी उन गुड्स पे लगेगी जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं, इंपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में, और वो गुड्स उन पे भी एप्लीकेबल होगी जो नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में कंजम्पशन या सेल के लिए लेके आए गए हैं। उसके अलावा ड्यूटीज ऑफ एक्साइज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगी सर्विसेज पे। अटेंडी नंबर मुझसे पूछा जा रहा है कि टैरिफ एरिया कौन से हैं। टैरिफ एरिया वो एरिया हैं जहां आपकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। अब लॉ में तो यही डिफाइंड है कि टैरिफ एरिया वो हैं जहां ड्यूटीज एप्लीकेबल होंगी। नॉन टैरिफ एरिया को उसने ज्यादा डिटेल में बताया है, वो कहता है कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर, बल्कि लॉ कहता है कि नॉन टैरिफ एरियाज आर एरियाज ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, या वो एरियाज जो कि स्पेसिफाइड होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जो कि आपके
फेडरल एक्साइज ड्यूटी के परव्यू या एप्लीकेशन से बाहर है। इधर अगर किसी किस्म का गुड मैन्युफैक्चर होगा तो उस पर ड्यूटी नहीं होगी। अलबत्ता अगर कोई ऐसा गुड इधर मैन्युफैक्चर होता है और वो टैरिफ एरिया में लेके आया जाता है तो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगी। उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है सर्विसेज में। सर्विसेज कौन सी? जो प्रोवाइडेड हैं इन पाकिस्तान में कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा कोई ऐसी सर्विसेज जो पाकिस्तान से बाहर ओरिजिनेट हुई हैं और वो जो हैं पाकिस्तान में जनाब जी अगर आके कोई बंदा प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। मसलन फर्ज करें वर्ल्ड बैंक जो है अगर कहते हैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है पाकिस्तान में, अब वो सर्विसेज तो बाहर ओरिजिनेट होंगी कि उन्होंने हमारा कोई चीज बेहतर करनी है, हमारा कोई सॉफ्टवेयर इम्प्रूव करना है, इस तरह की कोई इशू अगर है तो सर्विसेज तो बाहर ओरिजिनेट हुई हैं मगर चूंकि पाकिस्तान में इनको रेंडर किया जा रहा है, इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए इस केस में भी उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने एक और इसमें है कि ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी किस रेट पे एप्लीकेबल होगी। जी जनाब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होगी 15%, ठीक है, एड वेलोरम, ठीक है, एड वेलोरम मतलब जो अमाउंट है टोटल उसके ऊपर, ये उसकी वैल्यू एडेड अमाउंट जो है, जो भी अमाउंट है उसकी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर सेल्स टैक्स हो चुका है, इनकम टैक्स लग चुका है, जो भी है वो लगने के बाद उस पर 15% चार्ज होगी सेल्स टैक्स की अमाउंट, और वो जो टैक्सेस की अमाउंट होगी, ठीक, एक्सेप्ट द गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल की गुड्स के अलावा जो है 15% जो है वो एप्लीकेबल होगी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, which shall be charged to federal excise duty, which shall be charged to federal excise duty and at the rates set forth in, मतलब इसका सिंपल है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी 15% ऑफ द अमाउंट पे चार्ज होगी, ठीक है। और चूंकि फर्स्ट स्केड्यूल जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट स्केड्यूल में रेट्स डिफरेंट हैं, तो जो गुड्स फेडरल फर्स्ट स्केड्यूल में मौजूद नहीं है उनके ऊपर डिफरेंट ड्यूटी जो है एप्लीकेबल होगी, डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगा। तो हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं, ठीक, कि ये फर्स्ट स्केड्यूल क्या है आपके सामने। जी, फर्स्ट स्केड्यूल के एक्साइजेबल गुड्स की मैंने बिल्कुल शॉर्ट सी लिस्ट बनाई है, वो ये गुड्स हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रेट्स एप्लीकेबल हैं। आप देख लें, एडिबल ऑयल्स आपके सामने डिस्प्ले हो गया है, एडिबल ऑयल्स एक्सक्लूडिंग डीऑक्सीडाइज्ड सोयाबीन, इस पे 16% है, वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल पे 16% है, कंसंट्रेट्स फॉर एरेटेड बेवरेजेस इन ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग सिरप फॉर्म, इस पे 50% वैल्यू है, और एरेटेड वाटर्स वो होते हैं जिन वाटर्स को आप जो हैं वो कहते हैं एरिफाई करते हैं, जिनके अंदर आप वाटर, वो आपके वाटर्स जिनके अंदर आप एयर को पंप करते हैं, ये 11.5% ऑफ रिटेल प्राइस पे होगा। मुख्तलिफ इसकी वो हैं कहता है रेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर एक एक जो है वो अमाउंट कहता है अमाउंट दी हुई है रेट की, और उसके अलावा उसकी कैटेगरी दी है और उसकी हेडिंग दी हुई है, उसके मुताबिक उसे चार्ज किया जाता है, और चार्ज करने के बाद उसकी एप्लीकेशन होती है। आगे चलते हैं, ये थोड़े एक्साइजेबल गुड्स की एक छोटी सी मिसाल। अब एक्साइजेबल सर्विसेज पे आ जाते हैं। जी, एक्साइजेबल सर्विसेज ये हैं, आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है। एक्साइजेबल सर्विसेज हैं एडवर्टीजमेंट्स ऑन क्लोज सर्किट टीवी, अगर आप किसी भी किस्म के क्लोज सर्किट टीवी को देखते हैं तो उसके ऊपर एक्साइजेबल सर्विसेज एप्लीकेबल होंगी। एडवर्टीजमेंट्स अगर आप कोई देते हैं, इनलैंड कैरेज ऑफ गुड्स बाय एयर अगर है तो उस पर भी 16% है। जी, मुझसे पूछा गया है कि एरेटेड वाटर क्या है। एरेटेड वाटर बेसिकली तो एक फॉर्म है ये वाटर की, मगर ये आपके टैक्स से चूंकि डील नहीं कर रहा तो ना फेडरल एक्साइज, ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के आपके प्रोडक्ट्स हैं
जिनके ऊपर आपकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। एरेटेड का मतलब होता है एरेशन, to fill it with certain amount of gas, any liquid which is oxidized, any liquid which is pumped through with any gas is called aerated। ठीक, चलें आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है। अब जिस तरह मैंने आपको एक्साइजेबल सर्विसेज के बारे में बताया है, ये 3 कैटेगरीज मेंशन मैंने आपको की हैं और इसके ऊपर जो है यूनिफॉर्म तीनों कैटेगरीज हैं। एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट ऑन केबल टीवी है, क्लोज सर्किट टीवी है, एडवर्टीजमेंट ऑन जो है अगर कोई और चीज होगा तो उसके ऊपर भी 16% ऑफ चार्जेस होंगे। इनलैंड कैरिज ऑफ गुड्स है बाय एयर, इसके ऊपर 16% होगा। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि रिसेंटली हमने एक कंसाइनमेंट जो है इंपोर्ट की वो पकड़ी एक इनलैंड कैरिज जो है उससे, तो दे वर नॉट चार्जिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी। हमने जब उनके खाते खोले we came to know about कि जो इन लोगों ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो कैरेज इन्होंने एयर कहता है एयर के थ्रू मंगवाया है और एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस पे इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी डिडक्ट नहीं की। देन वी मेड देम पे दैट फेडरल एक्साइज ड्यूटी। आगे चलते हैं कि ये आपको मैंने दिखा दिया है। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल सिंपल आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। अच्छा, इंपोर्ट्स जो होती है ना उनके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इंपोर्ट्स पे वो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स के पास है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही इंपोर्ट आती है तो सबसे पहले कलेक्टर ऑफ कस्टम्स उसको अपने पास जो है वो डील करते हैं। ठीक जी, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि ड्यूटी रेट इज 16% अंडर सेक्शन 3। नहीं, ये सेक्शन 3 के अंदर मैंने आपको बताया है कि वैसे तो जनरल एप्लीकेशन जो है वो 15% की है, मगर आगे आपको मैं प्रोविजन दिखाऊंगा जिसमें ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई भी रेट हायर या लोअर स्पेसिफाई कर सकती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए। ठीक, फर्स्ट कैजुअल के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो लॉ कहता है, लॉ ये कहता है कि वो आइटम्स जो फर्स्ट कैजुअल में नहीं होंगे उनके ऊपर 15% ड्यूटी है। फर्स्ट कैजुअल अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं एक दफा दोबारा आपको उसकी तरफ लेके जाता हूं, कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो। जी, फर्स्ट कैजुअल जो है एक्साइजेबल गुड्स का, ये एक्साइजेबल गुड्स मेंशन्ड है फर्स्ट कैजुअल में, आपके सामने आ गया है। आप देख रहे हैं कि हर कैटेगरी जो है उसका जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। आप जरूर समझ गए होंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट हायर भी हो सकते हैं, लोअर भी हो सकते हैं। जो एक्सक्लूजन की क्लॉज है वो एक दफा मैं दोबारा पढ़ा देता हूं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं आपकी ज्यादा आसानी के लिए, आपको समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल, आपके सामने हाईलाइट हो गया है। ये कहता है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी सर्विसेज और गुड्स पे एप्लीकेबल होगी 15% एड वैलोरम उनकी वैल्यू के ऊपर। एड वैलोरम एक वर्ड है, बेसिकली ये एड एक वैल्यू को डिफाइन करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉ की जो है ये टर्मिनोलॉजी है, तो ये लॉ इसे लॉ की ये टर्मिनोलॉजी क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं इसमें हमें गाइड अक्सर करते रहते हैं, हमारे टीचर्स भी हमें गाइड करते रहते हैं। दे ऑफन से टू अस कि एड वैलोरम ये बहुत अरसे से लॉ में चला रहा है, क्योंकि लॉ का जो बेसिकली मखस है, जो लॉ की ओरिजिन है वो लैटिन है। लॉ ने बहुत ज्यादा लफ्ज जो है लैटिन से बोरो किए हैं और ग्रीक लैंग्वेज से बोरो किए हैं। तकरीबन 3,500 साल से लॉ की लैंग्वेज जो है इनिशियली लैटिन थी, और आज भी लैटिन के लफ्ज बहुत ज्यादा यूज होते हैं लॉ के अंदर। उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है और उनका लफ्ज एक लफ्ज
पूरी दुनिया अपने अंदर समेटे हुए है। एड वलोरम हो गया, डी नोवो हो गया, कहता है म्यूटेंडिस जो है एक लफ्ज है, वो भी आप आगे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर सेल्स टैक्स भी लगता है और फिर अच्छा, ये आप थोड़ा कंफ्यूज करें। आपने लिखा है कि क्या सेल्स टैक्स भी लगता है और एफईडी भी लगता है और इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो तो इनकम टैक्स भी लगता है। जी बिल्कुल लगता है। देखें, मैंने आपको सबसे पहली चीज आज जो बताई है वो क्या है कि इनकम टैक्स तो एक सबसे सुपर लेवल का आपका सेट है। जरूरी नहीं है कि जो बंदा इनकम टैक्स दे, हर बंदा जो है वो सैलरीड बंदा इनकम टैक्स देता है, मगर हर सैलरीड बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और ना फेडरल एक्साइज के अंदर उसने पेमेंट करनी है। ठीक, अब आप मिसाल के तौर पे आप इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू भर्ती होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और यू विल बी डूइंग दीज थिंग्स ऑन हैंड टुडे। I have to say this with much pleasure कि the member IR operations was saying कि जो न्यू रिक्रूटमेंट इंशाल्लाह आएगी इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू की, आपने उनको पहले दिन से ही सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज के ऊपर हैंड्स ऑन बनाना है, एंड द कमिश्नर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेन एवरी सिंगल पर्सन हैंड्स ऑन। इनकम टैक्स के अंदर भी इस तरह की बात है, मगर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में आपको हैंड्स ऑन करने की फिलहाल अभी से सुपर टास्क दी जा चुकी है। तो चूंकि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जरूरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि हर सेल्स टैक्स देने वाले बंदे के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल हो, जरूरी नहीं है कि हर इनकम टैक्स देने वाले के ऊपर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल हो। जब आप लॉ को मजीद इंशाल्लाह देखेंगे, अभी आपके परव्यू से बाहर है, मैं समझा तो आपको समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ, मगर मैं आपके स्कोप को देखते हुए फिलहाल यही कहूंगा कि आप अपने आप को इतना ही रिस्ट्रिक्टेड रखें कि ये जो है सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बाद इनकम टैक्स आता है, इनके बाद इनकम टैक्स आता है। ठीक है, आप जब सेल कर चुके होते हैं पूरे साल की, उसके बाद जब सेल कर लेते हैं उसमें से अपने खर्चे निकालते हैं, अपनी सेल में से जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, तो अब ये नहीं हो सकता कि पहले आपसे इनकम टैक्स ले लें, उसके बाद आपको कहें कि अब आप सेल्स टैक्स दे दें, अब आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी दे दें। दिस इज नॉट द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, मैं आपको ये काफी तफसील से बता चुका हूं। आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग कहाँ हैं। जी बिल्कुल, हम आ गए हैं दोबारा सब सेक्शन 2 पे। सब सेक्शन 2 कहता है कि मोड ऑफ ड्यूटी कलेक्शन ऑन इंपोर्ट्स जो है, duty in respect of goods imported into Pakistan shall be levied and collected in the same manner and at the same time as it were a duty of customs payable under the section। बिल्कुल सीधी सी बात है ये। इसका कहने का मतलब ये है कि कलेक्टर कस्टम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ड्यूटी कलेक्ट करने की। जो जो इंपोर्ट पे ड्यूटी कलेक्ट होगी वो कलेक्टर कस्टम्स करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो है एक और एक्सक्लूजन ये दी गई है कि चलें ठीक है, आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। पावर ऑफ बोर्ड टू लेवी ड्यूटीज बहुत सिंपल है कि बोर्ड कुछ खास कैटेगरीज ऑफ एक्साइजेबल गुड्स और सर्विसेज जो है उनके ऊपर जब चाहे लेवी कर सकता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कलेक्ट कर सकता है ड्यूटी। और वो किस तरीके से करेगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है प्लांट्स की, मशीनरी की, अंडरटेकिंग्स हो गई, एस्टेब्लिशमेंट्स हो गई, इंस्टॉलेशन, प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स, ऐसे प्लांट्स या ऐसे बिजनेसेस जो कि इंस्टॉल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक्साइजेबल गुड्स, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी लगा सकता है, उनके प्लांट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लगा सकता है, उनकी मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लगा सकता है, अंडरटेकिंग्स की जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लगा सकता है। और एस्टेब्लिशमेंट, कल मैंने आपको बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट को आपने बहुत ब्रॉडली देखना है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब एओपी भी है, कंपनी भी है, ट्रस्ट भी है,
इंडिविजुअल भी है। ये कल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी बोर्ड चाहे तो फिक्स्ड बेसिस के ऊपर भी लगा सकता है। बोर्ड की मर्जी है, वो किसी खास क्लास ऑफ सर्विसेज, खास क्लास ऑफ गुड्स के ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं। जिस तरह सेल्स टैक्स में मैंने आपको फर्दर टैक्स का बताया था, आज हमारी इस पे भी काफी डिबेट हो रही थी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी फर्दर ड्यूटी होती है अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो उसने देनी है वो 2% ज्यादा देनी है, 2% ज्यादा देनी है। अगर कोई बंदा 50 दे रहा है तो उसे 52 देनी होगी अगर वो अनरजिस्टर्ड है। अगर कोई 10 दे रहा है तो उसे 12% देनी होगी। बेसिकली ये इसका मतलब है कि जो अनरजिस्टर्ड होगा उसे एक फर्दर ड्यूटी देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेक्शन 3 का सब सेक्शन 4 है कि हायर और लोअर रेट ऑफ ड्यूटी। आपके सामने स्लाइड डिस्प्ले हो चुकी है। ये कहता है सब सेक्शन 4 कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी हायर या लोअर रेट ड्यूटी जो है वो नोटिफिकेशन में नोटिफाई करके कलेक्ट करना शुरू कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे लेवी कर सकती है कोई भी रेट ऑफ हायर या लोअर रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक, आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको इसका खुलासा पहले बता चुका हूं जी। अब ये एक सेक्शन है वो कहता है सब सेक्शन 5 कि ये जो आपके सामने डिस्प्ले होगा इसे एक रीडिंग दे देते हैं। अच्छा जी, ये मुझसे पूछा जा रहा है रिपीट करने के बारे में पिछले सेक्शन को। पिछले सेक्शन में मैंने आपको ये बताया है, मैं दोबारा स्लाइड ले चलता हूं इधर। फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रेट ऑफ ड्यूटी ज्यादा भी कर सकती है, लोअर भी कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15% ड्यूटी है तो फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो उसको 16% भी कर सकती है, 17 भी कर सकती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो 15% को 10% भी कर सकती है, 2% भी ड्यूटी को कर सकती है। ये इस सेक्शन का बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है कि ड्यूटी कैसे कलेक्ट करनी है, उसको लायबिलिटी तो बनाना है ना किसी की। जी, लायबिलिटी किसकी होगी ड्यूटी पे करना? लायबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड इंपोर्टर। यहाँ एक प्रोड्यूसिस मैंने लिख दिया है, ये प्रोड्यूसर है, इसके लिए थोड़ी सी माजरत चाहूंगा, एक क्लरिकल मिस्टेक है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। दोबारा सबसेक्शन 5 को पढ़ते हैं कि लायबिलिटी किसकी होगी। लायबिलिटी होगी सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी कलेक्ट करना या पे करना, मैन्युफैक्चरर की होगी, प्रोड्यूसर की होगी और इंपोर्टर की होगी। मैं इसे थोड़ा एक दफा आपकी सहूलत के लिए पढ़ देता हूं। द लायबिलिटी टू पे ड्यूटी शैल बी, जो लायबिलिटी होगी ड्यूटी पे करने की वो मैन्युफैक्चरर की होगी, प्रोड्यूसर की होगी जो पाकिस्तान में गुड्स बना रहा है। अगर कोई पाकिस्तान में गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ड्यूटी जो है वो पे करे। अच्छा, अगर वो सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है तो पाकिस्तान में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ड्यूटी पे करे। अगर वो नॉन टैरिफ एरियाज में गुड प्रोड्यूस हुए हैं और टैरिफ एरियाज में लेके आ रहे हैं, ठीक है, अगर नॉन टैरिफ एरियाज में कोई गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं और उन्हें आप टैरिफ एरियाज में लेके आ रहे हैं तो जो बंदा लेके आ रहा है उसकी लायबिलिटी होगी कि वो जो है उन गुड्स के ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी देगा। अब बिल्कुल अब इसकी एक और एक्सप्लेनेशन दी गई है कि गुड्स और सर्विसेज के मतलब वही हैं जो कस्टम्स एक्ट में हैं। बिल्कुल सिंपल है, मैं दोबारा कह देता हूं कि जो लायबिलिटी होगी ड्यूटी पे करने की वो होगी जनाब जी किसकी? गुड्स को जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में। अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है
वो देगा उसकी ड्यूटी। अगर कोई नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में गुड्स लेके आ रहा है तो जो लेके आ रहा है उसे ड्यूटी देनी होगी। ठीक है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ठीक, आई होप इट्स क्लियर, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, तकरीबन हमारा सेक्शन 3 खत्म है और अब शुरू होता है सेक्शन 4। जी, ये ड्यूटी जो है चूंकि सेल्स टैक्स मोड में पे होगी तो ये रिटर्न में अकाउंट फॉर होगी। हर महीने ये ड्यूटी आपने, जिस महीने आपने एक्साइजेबल सर्विसेज करनी है, एक्साइजेबल गुड्स जो हैं वो आपने सेल आउट करने हैं या परचेज करने हैं, जो भी सिचुएशन है, आपने हर महीने रजिस्टर्ड पर्सन ने ये फर्निश करनी है ड्यू डेट को। ड्यू डेट ऑलरेडी डिफाइंड है और ये ड्यू डेट वही है जो सेल्स टैक्स रिटर्न की होगी। अलबत्ता इसमें जो है गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है कि आपने किस मौके पे किस तरह से अकाउंट फॉर करना है और कैसे करना है। अलबत्ता फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी हर महीने रजिस्टर्ड पर्सन ने करनी है, रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक, आगे चलते हैं जी। ये ड्यूटी डिपॉजिट करनी है, ड्यूटी बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। ये ड्यूटी जो डिपॉजिट करनी है ये किसी बैंक में करनी है आप लोगों ने। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के केस में नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो ये है कि डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस हैं उनमें ही ये ड्यूटी पे की जाती है। हर बैंक ब्रांच में ये ड्यूटी पे नहीं होती। नॉर्मली ये ड्यूटी हमेशा 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 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के उसमें पे की जाती है, मगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बैंक को ये इसका एक्सक्लूसिव जो है अथॉरिटी दे सकती है। मैं दोबारा इसको एक दफा पढ़ता हूं। ड्यूटी ड्यू फॉर द ड्यूटीएबल सप्लाईज मेड और सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग अ मंथ शैल बी डिपॉजिटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। जो भी ड्यूटी ड्यू है या ड्यूटीएबल सप्लाईज के ऊपर ड्यूटी बनती है वो डिपॉजिट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ द बैंक में। डेजिग्नेटेड में से हाईलाइट कर देता हूं, आपने हर ब्रांच में लेके नहीं चलाया ना, डिपॉजिट करना है रजिस्टर्ड पर्सन ने, हाईलाइट हो गया। डेजिग्नेटेड को मैं नीचे से शो कर रहा हूं, बिल्कुल जी आपके सामने डिस्प्ले हो गया ये कि ये डेजिग्नेटेड ब्रांच में दिया जाना है। उसके बाद आगे इधर लिखा है कि अगर बोर्ड चाहे तो कोई भी और मैनर स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। मैं थोड़ा एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, इसे देख लेते हैं। जी बिल्कुल आपके सामने डिस्प्ले हो गया होगा। डिपॉजिट ऑफ ड्यूटी क्या है ये हम लोग देख चुके हैं। आगे चलते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 जो है वो सेक्शन 4 का ओमिट हो चुका है। तो जिस तरह रिवाइज रिटर्न है उसी तरह रिवाइज्ड जो है आपने इसकी भी वही प्रोसीजर है जो सेल्स टैक्स रिटर्न का है। A registered person may, subject to approval of the Commissioner in the Revenue of the Federal Excise, having jurisdiction, file a revised return within 120 days of the filing of return and under subsection 1 to correct any omission or wrong declaration made therein। 120 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने कोई गलत डिक्लेरेशन कर दी अपने सेल्स टैक्स रिटर्न में तो आप उसे कमिश्नर के अप्रूवल के थ्रू आप उसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा चलें आगे चलते हैं।
अब इसमें पावर ऑफ बोर्ड बता दी गई है और अच्छा, ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि बोर्ड की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी है। बोर्ड ये कहता है द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ पाकिस्तान छपता है पूरे साल में, जिसमें तमाम एक्टिविटीज गवर्नमेंट की डिक्लेयर होती हैं। ये क्लॉज ये बेसिकली सबसेक्शन 5 कहता है कि बोर्ड जब चाहे किसी को भी कह सकता है कि आपने जो इंपोर्ट्स किए हैं, परचेजेस किए हैं, कोई कंजम्पशन किए हैं, कोई प्रोडक्शन किए हैं, कोई सेल्स किए हैं, कोई डिस्पोजल किया है किसी भी महीने में या कुछ महीनों के दौरान, आप उसके ऊपर जो है ये कहता है कलेक्ट करेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और यहाँ इसको एक लफ्ज को मैंने पहले बताया था, म्यूटेटिस मोटेंडस, ये आ गया आपके सामने। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जो पहले बता दिया गया है उसी तरह ही होगा। म्यूटेटिस मतलब ये है कि अगर ये एक कंडीशन के लिए ठीक है तो ये दूसरी कंडीशन के लिए भी उतना ही ठीक है। अगर ये एक चीज पे लग रहा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंपोज हो रही है, तो उस जैसी सिमिलर सिचुएशन में उसके ऊपर भी इंपोज होगी। ठीक, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल इसमें बताया गया है कि बोर्ड कोई भी प्रोसीजर बता सकता है और ये भी बता सकता है कि आपने किस तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी को डिपॉजिट करना है। ये नटशेल में है सबसेक्शन 6 एंड 7। बिल्कुल, अब इसमें ये बताया गया है कि डिपार्टमेंट बेसिकली बोर्ड इंटीमेट कर रहा है टू द रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन। लॉ की एक रूलिंग है कि बोर्ड चाहे तो एक कंपोजिट रिटर्न प्रेस्क्राइब कर सकता है। मैं पहले भी रिपीट कर रहा हूं और दोबारा रिपीट कर दूंगा कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए कोई स्पेशल रिटर्न नहीं होती। फेडरल एक्साइज ड्यूटी उसी तरह कलेक्ट होती है जिस तरह सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी अकाउंट फॉर भी सेल्स टैक्स एक्ट के तहत सेल्स टैक्स की रिटर्न में होता है। इसलिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज ऑलवेज कलेक्टेड इन सेल्स टैक्स मोड। बिल्कुल, ये हमारा